हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर 3 ऑफ आवर क्लास 12 टी आर जैन बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट्स, तो मुझे इस चैप्टर की डिमांड दिखी उसमें, तो आई डिसाइडेड टू मेक द वीडियो ऑन दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम का कंसेप्ट पहली बार तो डेफिनेशन वगैरह देखेंगे हम। ये डेफिनेशन में क्या आता है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या बोला मैंने? नहीं समझ आया, मुझे पता है। मैं बताता हूँ क्या मैंने बोला। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? सम टोटल मतलब एडिशन करो, सारी जितने भी लोग इनकम कमा रहे हैं उनको प्लस कर दो। अब ये कौन लोग हैं? ऐसे लोग जो नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी कंट्री के। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ये याद रखो, जितने हमारी कंट्री के रेजिडेंट है, वो लोग जितना पैसा कमा रहे हैं एक साल में, उस सबको प्लस कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम बन जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल। अगेन मैं इसी बात को कहूँगा, नेशनल इनकम इट इज़ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम भी आगे बताएंगे फैक्टर इनकम क्या होती है, बट इनकम फैक्टर इनकम एक ही चीज़ मान लो, पैसा जो आप कमा रहे हो, जो सैलरी कमा रहे हो, वो आपकी इनकम है। ऐसे ही आप इनकम समझ सकते हो बहुत ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तीन कॉम्पोनेंट्स इस डेफिनेशन के। फर्स्ट है फैक्टर इनकम, सेकंड है नॉर्मल रेजिडेंट, थर्ड है अकाउंटिंग ईयर। इन्होंने सिर्फ दो वो बताया। मतलब ये डेफिनेशन याद करने का एक ईजी तरीका होता है ना, इसी वजह से इन्होंने ये दो पॉइंट्स दिए हुए, बट मैंने आपको और इजीली बता दिया और तीन पॉइंट्स दे दिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। पहली बात फैक्टर इनकम याद रखना है, सेकंड नॉर्मल रेजिडेंट याद रखना है, थर्ड आपने याद रखना है अकाउंटिंग ईयर। एक साल की बात हो रही है ना, कि ऐसे नहीं कि आप आपने वहाँ पे नेशनल इनकम 2 महीने की कैलकुलेट कर दी। 2 महीने की नहीं होती भाई साहब, एक साल की होती है, ठीक है। फैक्टर इनकम, अभी फैक्टर इनकम क्या चीज़ है इसको हम आगे एक्सप्लेन। देखो अभी ना हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अब हम फैक्टर इनकम भी पढ़ेंगे, अब हम नॉर्मल रेजिडेंट भी आगे पढ़ेंगे। ईयर के बारे में तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक होता है कि हमेशा जब भी कभी कंट्री की इनकम कैलकुलेट की जाती है तो वो एक साल की जाती है। और मान लो आप भी इन फ्यूचर जॉब करोगे तो आप भी तो साल का पैकेज लोगे, समझ रहे हो? वैसे महीने की भी वो पे होती है, बट ओवरऑल साल का पैकेज ही देखा जाता है कि हाँ भाई ये बंदा एक साल में इतनी इनकम कमाता है, ठीक है। वैसे ही हमारी कंट्री की इनकम भी इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है। नाउ व्हाट इज़ फैक्टर इनकम, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर इनकम क्या होती है? आपने क्लास 11 में एक चीज़ पढ़ी होगी, इट वाज समथिंग लाइक components of production. I don't remember the perfect terminology. It was like कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होते थे। अब बदले में ये इन्हें क्या क्या चीज़ें मिलती थी? एक लेबर को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलती थी, जिसके पास कैपिटल है उसे इंटरेस्ट मिलता था, लेबर को रेंट में, मतलब जिसके पास लैंड है उसको रेंट मिलता था लैंड से, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट इंजॉय करता था। वही चीज़ है। अब ये जो ये चार लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं इस इकोनॉमी में, अब जो इन इन चार लोगों को जो पेमेंट मिल रही है, जो जो जिन इन चार कामों से जो पैसा जनरेट किया जा रहा है, उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम। मतलब एक आदमी जब काम कर रहा है, एक जो लेबर है वो क्या करती है, उसे क्या मिलता है बदले में? फैक्टर कंपनसेशन मिलती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एक ज़मीन पड़ी है, लैंड पड़ी है, उस लैंड को क्या मिलता है? रेंट, ठीक है। थर्ड कैपिटल, बैंक में पैसे पड़े, उस पर क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। एक एंटरप्रेन्योर है, वो क्यों काम कर रहा है भाई? पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। जो ये चार चार काम है, इन चार काम के ऊपर जो आपको पैसा मिल रहा है, उन सब पैसों को जब आप प्लस कर दोगे तो वो आपकी फैक्टर इनकम बन जाएगी, और यू कैन से नेशनल इनकम बन जाएगी। हाँ, अब मैं क्यों नेशनल इनकम इसे डायरेक्ट कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट वगैरह बहुत सारे पंगे होते हैं, इसलिए नहीं करूंगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें, फैक्टर इनकम किसी हद तक नेशनल इनकम ही होती है, बस थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बाद में कभी और डिस्कस करेंगे, आगे जाके बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। फैक्टर इनकम, इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, ये मैं नहीं पढ़ने वाला इसको। अब ये फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम फॉर फैक्टर सर्विसेज, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऊपर आपको जो इनकम मिल रही है, दैट इज नोन एज द फैक्टर इनकम। सर्विस पे जो, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके ऊपर जो आपको इनकम मिल रही है, दैट इज नोन एज द फैक्टर इनकम फॉर द फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। आप समझ गए होगे। ओके, मूविंग ऑन टू द, हाँ, ट्रांसफ़र इनकम। भाई साहब ये ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत रिच आदमी आया, उसने पैसे बांट दिए, डोनेट कर लिए सब लोगों के लिए। एग्जाम्पल एक और, कोविड टाइम में, नॉट कोविड टाइम, चलो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हिमाचल में अभी पीछे फ्लड आए थे, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी। तो दूसरे स्टेट के लोग क्या कर रहे थे? पैसे डोनेट कर रहे थे। अभी इसराइल गाज़ा वॉर चली हुई है, तो हर हर 5 मिनट में यूट्यूब में ये एड्स चली होती है कि सेव गाज़ा, सेव ह्यूमैनिटी, ये वो। तो वो लोग क्या मांग रहे हैं? वो डोनेशन मांग रहे हैं। मान लो आपको लगा कि मुझे गाज़ा में पैसे देने चाहिए, उनको फंड करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? जो जो आप पैसे उन्हें दोगे, ठीक है, वो एक ट्रांसफ़र इनकम होगी।
कहने का मतलब क्या है, वो किसी की जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगी। उससे पैलेस्टाइन की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, उससे क्या होगा, वो जीडीपी में कहीं कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। बस वो एक जेस्चर होगा कि आपने हेल्प की किसी की। देखो पहली बात सुनो, मेरे को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालना, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल दिया था। ओके, ठीक है। अब मैं क्या एग्जांपल दूं, मान लो यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, तो आपको दिखा कि भाई साइड में एक वो बेगर बैठा है, तो आपने सोचा यार इस बेचारा गरीब आदमी है, हेल्थ की कंडीशन भी इसकी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको पैसे दे देता हूँ। दैट इज़ नोन एज द ट्रांसफर पेमेंट। आपके मोहल्ले में एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, किसने, आपके गांव के लोग ही खोल रहे हैं, तो वो क्या है, एक चैरिटी वाला काम है, ठीक है। और उस चैरिटी में मान लो ऊपर से अमिताभ बच्चन आया, उसने बोला लो भाई मेरी तरफ से 1,000 रुपये रखो तुम। मतलब 1,000 रुपये क्यों देगा, वो तो ज़्यादा अमाउंट देगा, बट एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। उसने बोला मेरी तरफ से 1,000 रुपये पकड़ो। ये जो चैरिटी के काम के लिए अमिताभ बच्चन ने जो पैसे दिए वो एक ट्रांसफ़र इनकम कही जाएगी, और वो नेशनल इनकम में अगेन कैलकुलेट नहीं होगी। ट्रांसफ़र इनकम को यूनिलेटरल पेमेंट्स भी कहा जाता है। यूनिलेटरल क्यों होता है कि ये इसमें वापस आपको कुछ नहीं मिलता, आप सिर्फ देते हो एक जेस्चर की तरह। ऐसे नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करते हो हाँ भाई इसकी मैंने हेल्प की तो बदले में मुझे कुछ मिले, नहीं ऐसा नहीं होता। ये बस एक काइंड ऑफ जेस्चर होता है, एक तरफ से ही ये पेमेंट होती है, ऐसा नहीं होता वापस भी कोई बंदा कुछ दे रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट फर्दर एज अ ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड, वेट वेट अ सेकंड, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, सॉरी। ओके, अब ये अनअर्नड इनकम, हाँ इसे अनअर्नड इनकम भी कहा जाता है। एक आदमी है वो अर्न नहीं कर रहा, आपने किसी को अगर ऐसे ही वो दे दिया, डोनेट कर दिए पैसे, तो वो अर्न थोड़ी किया उसने, उसको तो बस आपने एज ए जेस्चर पैसे दे दिए कि भाई तू सस्टेन कर जा, चल ठीक है। आपने किसी बेगर को पैसा दिया तो भाई आपने उसको थोड़ी एक्सपेक्ट किया कि भाई मुझे कुछ ये बंदा देगा इन फ्यूचर, मैं पता नहीं कहाँ चले जाऊंगा, ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, बस आपने दे दिया, और उस बंदे ने अर्न थोड़ी की बेगर ने वो, उससे बस आपने डोनेट किया एज ए जेस्चर, ठीक है। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जितनी सारी ये चैरिटेबल काम होते हैं ट्रांसफर इनकम के, ये सारे नेशनल इनकम में नहीं कैलकुलेट किए जाते, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। पहली बात, फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर्स टू द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ द फैक्ट्री सर्विसेज। जो प्रोड्यूसर है, जो मालिक है फैक्ट्री का, वो अपनी लेबर को जो पैसा दे रहा है, फॉर क्यों दे रहा है उस लेबर को? क्योंकि लेबर ने उसके लिए काम किया है, उसके फैक्ट्री के लिए काम किया है, इसलिए जो फैक्ट्री ओनर है उसको पैसा दे रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी द फैक्टर इनकम, ठीक है। एक लेबर को जो पैसा मिल रहा है बाय हिज मालिक, क्यों मिल रहा है? क्योंकि उस लेबर ने उस मालिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। इस इनकम को कहा जाएगा फैक्टर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम क्या है? इट रेफर्स टू दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ हेल्प डोनेशन। ये ऐसी इनकम है जो हेल्प या डोनेशन या चैरिटी के फॉर्म में आती है, ठीक है। नेचर का एग्जांपल देता हूँ, इसका क्या नेचर होता है। इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग द सर्विस। एक लेबरर ने काम किया अपने मालिक के लिए, तो उसे एक रिवॉर्ड मिला, उस वो जो उसने काम किया, उस काम करने पे जो उसे रिवॉर्ड मिला, दैट इज़ फैक्टर इनकम। ये कोई रिवॉर्ड नहीं होता, इट इज़ नॉट अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग इट सर्विस। इट इज़ जस्ट अ यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। कॉम्पनसेशन वेट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या फैक्टर इनकम कंपोनेंट है नेशनल इनकम का? ये आपके ऊपर आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने, और ये यू कैन जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या हमारी फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट होती है कि नहीं। अब रही बात ट्रांसफ़र इनकम की। ट्रांसफ़र इनकम क्या हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होती है? क्वेश्चन फॉर यू अगैन, वैसे लिखा हुआ है अलग बात है, बट फिर भी ये अपने आप से क्वेश्चन करो आपकी, क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट होती है? मैंने पहले ही बताया हुआ आपको ये सब कुछ, ठीक है। अब एग्जांपल दूंगा मैं फैक्टर इनकम के, क्या है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो फैक्टर सर्विसेज बताई नहीं थे, वो लैंड, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड वेट क्या था, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, भाई आई एम फॉरगेटिंग द फोर्थ वन, भाई क्या था वो, हाँ कैपिटल, सॉरी, हाँ कैपिटल था उसके बाद चौथे वाला। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? गिफ्ट्स, डोनेशंस वगैरह, ठीक है। अभी नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में जानेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट से मैंने हमने हमने ना ये यहाँ पीछे इस डेफिनेशन नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में पढ़ा था, अब हम इसके बारे में देखो, फैक्टर इनकम हमने जान लिया, अब हम नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में जानेंगे। देखो अकाउंटिंग ईयर के बारे में इस बुक में है नहीं, नहीं है, जनरली नहीं है। अब सिर्फ हम नॉर्मल रेजिडेंट्स बचा हमारे पास, अब हम वो पढ़ेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो कोई बंदा अमेरिकन पासपोर्ट के साथ इंडिया में रहने आता है 3-4 साल के लिए, ठीक है, इंडिया में रह रहा है 3 से 4 साल के लिए। अ, अब क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा कि नहीं? चलो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ऐसा अमेरिकन बंदा जो 5 साल से इंडिया में ही है, ठीक है, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, अमेरिका में उसके पास वोटिंग राइट है, ठीक है, सब कुछ, जितने सारा उसके जितना भी सारा इवेंट से एग्जिस्टेंस है उसका, जितने सारे सर्टिफिकेट्स है वो सारे अमेरिका के बने हुए हैं। इंडिया में बस वो आ रहा है, उसके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट के बेसिस पे, वीज़ा के बेसिस पे इंडिया में रह रहा है वो 3 साल से। क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा कि नहीं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है।
अब हम मैं बात करूंगा नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। ऐसे लोग जो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रह रहे हैं, प्लस उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाया करते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया में उनका कोई कारोबार है, इंडिया में उनका कोई बिजनेस है, इंडिया में उनकी कोई दुकान है, इंडिया में उनके पास कुछ है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ बिल्डिंग्स है जिससे वो रेंट ले रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल रेजिडेंट है ना, फ़र्क नहीं पड़ता वो अमेरिकन है, फ़र्क नहीं पड़ता वो रशियन है, फ़र्क नहीं पड़ता वो जापानीज़ है, बट एक शर्त है कि वो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए इस देश के अंदर, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके उसके पास सिटीजनशिप जापानीज़ है, फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास सिटीजनशिप फ्रेंच है। शर्त एक है कि वो हमारी कंट्री के अंदर 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए, प्लस जो उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाइक करनी चाहिए, दैट्स इट। ये डेफिनेशन है, यही 2 पॉइंट यहाँ पे बार बार लिखे हुए, यू कैन जस्ट रीड देम, यहाँ से इजीली तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, विल मेक इट ईजी फॉर यू। हाँ, ये इसके ऊपर क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया भी है। वैसे जनरली इसके ऊपर ना मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा अमेरिकन जो इंडिया में रह रहा है, 3 साल से इंडिया में रह रहा है, और इंडिया में उसकी एक दुकान है, क्या वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा कि नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ देखो, ये मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैं भी नहीं कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये कभी बाद में अच्छे से इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। हाँ, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे मैंने उसे अमेरिकन का एग्जाम्पल दिया, वैसे ये सारे हैं, यू कैन जस्ट डू इट राइट नाउ, या मैं किसी स्पेसिफिक डे आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक नेशनल इनकम। अभी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम होती क्या क्या है। पहली बात तो हम डोमेस्टिक इनकम के बारे में जानेंगे। ऐसी इनकम जो इस टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है। इंडिया की तुमने मैप देखा है इंडिया का, ठीक है, जो इंडिया का मैप है, इसके अंदर जो भी इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, उसे आप डोमेस्टिक इनकम कहोगे। प्रॉपर बाउंड्री, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होती है, ठीक है। नेशनल इनकम किसकी होती है, जो इंडिया के रेजिडेंट्स है, जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो अमेरिका में बैठ के कमा रहे, फ़र्क नहीं पड़ता वो जापान में बैठ के कमा रहे, बट वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट मैंने बताया, जो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, और प्लस जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाया करता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं नॉर्मल रेजिडेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंजीनियर है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, टेक कंपनी का कोई इंजीनियर है, उसे इंडोनेशिया बुलाया जाता है। इंडोनेशिया में बोलते हैं भाई यार मेरी ना एक इंडोनेशिया में एक बंदा बोलता है उसको, यार एक ऐप बनाना है, उसको मेरे को थोड़ा सा सजेशंस दे। बोला कि हाँ तू 2 दिन के लिए इंडिया आ जा, इंडोनेशिया आ जा, थोड़ा घूम भी लेंगे, थोड़ा मेरा काम भी कर लियो, तो मैं तेरे को पैसे भी दे दूंगा जब तू काम करेगा। वो इंडियन इंजीनियर बोला हाँ भाई बढ़िया, घूमने को भी मिल रहा है, काम भी हो जाएगा। तो वो इंडोनेशिया जाता है, हमारा इंडियन बंदा, इंडियन इंजीनियर, उसे पैसे मिलता है, उसे वो बंदा पे करता है, घुमा भी देता है, अलग बात है, घुमाना तो बाहर रखो तुम 1 सेकंड के लिए, हाँ उसे पैसे दे देता है। अब वो इंडियन इंडियन इंजीनियर उन पैसों को लेके 2 दिन के बाद वापस इंडिया आ जाता है, ठीक है। अब जो पैसा उसने लाया, दैट इज गोइंग टू बी द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से उसने पैसा लाया सिर्फ 2 दिन अपना काम करके, 1 लाख कमा लिया, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, 1 लाख कमा लिया उस बंदे ने, इंडिया आ गया अपने पैसे लेके सारा, वो क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर जाके भी पैसा कमाते हैं वो नेशनल इनकम में कंसिडर किए जाते हैं। नेशनल इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो इनकम जनरेट हो रही है वो कंट्री के अंदर हो रही है, बाहर हो रही है। नेशनल इनकम सिर्फ एक चीज़ देखता है कि इसे जनरेट कौन कर रहा है। अगर नॉर्मल रेजिडेंट्स कर रहे हैं तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, अगर नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कर रहे हैं तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। अब अब हमारे जो मोस्ट ऑफन क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो एक चीज़ याद रखो, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP@FC, ठीक है। NDP@FC इसका डोमेस्टिक इनकम को कहा जाता है, नेशनल इनकम को NNP@FC कहा जाता है। इस चीज़ को रट जाओ, खा जाओ, पी जाओ, मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो इसको हम थोड़ा बाद में करते हैं, अभी डोमेस्टिक टेरिटरी पहले मैंने आपको ये सिखा देता हूँ। अब आपको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे। अपना एक चीज़ कही जाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जो पैसा हमारा जो इंजीनियर, वेट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी प्लीज़। हाँ, अब जो हमारा इंजीनियर है, इंडोनेशिया से जब इंडिया जो वो पैसा लेके आया, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कहाँ से आई पैसा, वो पैसा आया कहाँ से, हमारे रेजिडेंट ने जनरेट किया, कहाँ से लाया, इंडोनेशिया से जो पैसा लाया, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम है वो अब्रॉड से आई है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, नेशनल इनकम में सिर्फ देखा जाता है कि रेजिडेंट है कि नहीं, वो बंदा बाहर भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, नेट फैक्टर इनकम इंक्लूड होगी ना उसमें, जो मैंने अभी एग्जांपल भी दिया। नेट फैक्टर इनकम, बाहर से जो इनकम आ रही है, नेशनल इनकम उसको भी इंक्लूड करता है। मतलब नेशनल इनकम वुड बी डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे, मैं बताता हूँ। नेशनल इनकम, ठीक है, जो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है,
कंट्री के अंदर जो टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई हुई इनकम है। नेशनल इनकम बोलता है भाई हाँ टेरिटरी तो चल ठीक है, टेरिटरी के अंदर जो जनरेट हुई हुई इनकम है वो भी हम क्या लेंगे, प्लस हम उन इनकम को भी लेंगे जो बाहर से ला रही है। बाहर से कौन सी इनकम आ रही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम उसे भी लेंगे। तो नेशनल इनकम हमारा ये कहता है। अब हम बात करें डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता बाहर से आ रहा है क्या आ रहा है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बस मुझे ये चाहिए कि हमारी टेरिटरी के अंदर कितना जनरेट हो रहा है। अब देखो हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में तो दोनों होते हैं कि भाई नेशनल इनकम बोलते हैं कि हमारे अंदर हम तो सबको इंक्लूड करेंगे जो सारे हमारे वो नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट। फिर बोलते फिर डोमेस्टिक इनकम बोलती है कि भाई नॉर्मल नॉर्मल रेजिडेंट तो ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट में जो सारे तो बाहर से पैसा ला रहे हैं उनको तो हटा दे, ठीक है। अब वही ये हटा रहा है, देखो नेशनल इनकम से वही चीज़ हटाई जा रही है जो बाहर से पैसा आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मान लो जो इंडोनेशिया वाला बंदा जो मतलब इंडिया से जो इंडोनेशिया गया था, जो इंजीनियर जो पैसा लेके आ रहे हैं इंडिया में, डोमेस्टिक इनकम ने बोला भाई तू अपना पैसा हटा, हम लोग तेरा पैसा कंसिडर नहीं करते, हम वही पैसा कंसिडर करेंगे जो इंडिया के अंदर ही बना है। समझे मेरी बात? सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये सब कुछ है, हाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट होती है। अब जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसमें से जैसे ही आप डोमेस्टिक इनकम निकाल दोगे, मतलब डोमेस्टिक डोमेस्टिक कैंसिल हो जाएगा, बचा बचेगा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप अगर ये वीडियो पेपर के एक दिन पहले देख रहे हो, बकवास जो मैंने अभी बोली इसको प्लीज़ भूल जाओ। आपने बस ये चीज़ याद रखो कि नेशनल इनकम में माइनस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इनकम में प्लस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें लॉजिक याद नहीं रहेगा अगर कल पेपर है, इसलिए ठीक है। इसलिए टू द पॉइंट रहो। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम अगर बनानी है तो नेशनल से माइनस कर दो, अगर नेशनल बनानी है तो डोमेस्टिक में प्लस कर दो, थोड़ा इसे रट जाओ फिर, ठीक है। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अगर समझ आता है एक बारी में, बट वैसे आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर कल पेपर है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है एंड यू आर नॉट गुड इन स्टडीज़ तो आपको रटना ही पड़ेगा ये अभी, ठीक है। अब देखो ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। अब पहली बात तो डोमेस्टिक टेरिटरी की ना कुछ एक डेफिनेशन है वो याद कर लो, किसने बनाई थी, यूनाइटेड नेशन जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इसने बनाई थी। यूएनओ ने क्या क्या डेफिनेशन बनाई थी इकोनॉमिक उसकी, आई मीन ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी की। सर ये इकोनॉमिक टेरिटरी है सॉरी, इकोनॉमिक टेरिटरी की क्या डेफिनेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी इट इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी। इंडिया की जोग्राफिकल टेरिटरी क्या है, ऊपर हिमालयाज, नीचे इंडियन ओशन साइड मेरे परे, समझ गए ना, राजस्थान ये वो, ये जो प्रॉपर बाउंड्री है जोग्राफिकल टेरिटरी, एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, एक जो सरकार है वो उस टेरिटरी को चला रही है, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज कैन सर्कुलेट फ्रीली। एक जोग्राफिकल टेरिटरी जिस पे जिसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट देख रही है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन मोदी जी देख रहे हैं, ठीक है, विद इन विच उस टेरिटरी के अंदर लोग, उनका सामान प्लस उनका पैसा फ्रीली अरे परे जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब एक बिहार का बंदा हिमाचल काम करने आ सकता है, एक उत्तर प्रदेश का बंदा केरला काम करने जा सकता है, एक तमिलनाडु का बंदा दिल्ली काम करने आ सकता है। ये काइंड ऑफ फ्रीली लोग अरे परे मूव कर सकते हैं फॉर द जॉब्स एंड ऑल, ठीक है। अब पैसे है, आपने पैसे भेजने हैं मुंबई किसी बंदे को, तो आप इजीली भेज सकते हो, आपको कोई टैरिफ नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना, कोई भी जो सब कुछ होता है इतना सब कुछ करना ही नहीं, बस सीधा दे दिया ना, आपको करेंसी चेंज करने की ज़रूरत है, एक सेकंड में गूगल पे कर लो पहुंच जाएगा पैसा, ठीक है। गुड्स एंड कैपिटल ये होगा, पर्सन गुड्स, हाँ सामान है, आपने देखा होगा अमेजोन में आपका सामान कितने दूर दूर से आ रहा होता है। मान लो मैं बैठा हूँ शिमला में, तो मैं ऑर्डर करता हूँ तो भाई पता नहीं कि कभी महाराष्ट्र से आता है सामान, कभी गुजरात से आता है। तो ये तभी पॉसिबल है ना कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी इतनी बड़ी है, मतलब पूरा इंडिया इकोनॉमिक टेरिटरी का एक पार्ट है, इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल है, इतने दूर दूर से चीज़ आती है, ठीक है। ओके, हाँ दैट्स इट। हाँ और ये एबिलिटी जोन में इन्होंने जो चीज़ लिखी हुई है ना चेक करने के लिए, मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ना सिर्फ हमारी ज़मीन नहीं आती, इंडिया की ज़मीन नहीं आती, इसमें टेरिटोरियल वाटर भी आता है। यूएनओ ने एक चीज़ डिसाइड की थी कि जो टेरिटरी है, कंट्री की जो टेरिटरी है डोमेस्टिक टेरिटरी, उसके साथ में जो 200 किलोमीटर का जितना भी पानी है, 200 किलोमीटर तक पानी है, नॉटिकल माइल्स आई थिंक, नॉटिकल माइल्स कहा जाता है उसको, 200, आई डोंट रिमेंबर द पर्टिकुलर नंबर, बस मैं एग्जांपल देता हूँ। 200 नॉटिकल माइल्स तक का जितना पानी है, ओशन है, किसी कंट्री के बॉर्डर के साथ, वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर किया जाएगा। इंडियन एम्बेसीज, मान लो अमेरिका के अंदर एक इंडियन एम्बेसी बनी है, जिनको ये भी नहीं पता एम्बेसी क्या होती है, एम्बेसी मान लो एक इंडिया की सरकार का एक ऑफिस टाइप बना है अमेरिका में। अब जो वो ऑफिस होगा, जैसे ही आप उस ऑफिस का गेट खोल के अंदर जाओगे, वहाँ पे आप इंडिया की टेरिटरी में एंटर हो जाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो रशिया की एक एम्बेसी है इंडिया में, रशिया का एक ऑफिस है इंडिया में। मान लो आप हो, आप चले गए रशिया के ऑफिस के अंदर, ठीक है। रशिया के ऑफिस के अंदर जैसे ही आपने कदम रखोगे तो आप रशिया की टेरिटरी में एंटर कर जाओगे, आप कहीं और पर ही नहीं जा रहे, आप रशिया की टेरिटरी के अंदर सीधा एंटर कर रहे हो, ठीक है।
देन वी विल मूव ऑन टू द काउंसलेट। अभी काउंसलेट क्या होता है? एम्बेसी का छोटा भाई इज काउंसलेट। मतलब जैसे एम्बेसी एक बहुत बहुत बड़ा ऑफिस होता है, काउंसलेट एक छोटा ऑफिस होता है, ठीक है। मिलिट्री बेसिस, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पूरे एशिया में हर जगह फैले हुए, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, मतलब पूरी दुनिया में यूएसए प्रेजेंट है, उसके मिलिट्री बेसिस प्रेजेंट है। अब जो वो मिलिट्री बेसिस हो गए वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ओके। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। शिप्स, टाटा, वे टाटा की नहीं, अडानी की शिप्स है। मान लो अडानी की शिप मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही है। अब न्यूयॉर्क पे खड़ी है वो शिप, ठीक है। अब उस शिप पे मान लो, और जो उस शिप पे जितने भी लोग हैं वो इंडिया में हैं, समझ रहे हो? मतलब जो वो शिप के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, एक तरह से ऐसा कंसिडर किया जाएगा। मतलब एक शिप भी अगर वो इंडियन ओनर की है तो वो शिप भी उसी की कंसिडर, इंडिया की टेरिटरी ही कंसिडर की जाएगी। सेम इज़ एयरक्राफ्ट। मान लो इंडिगो, जो हमारा वो एयरप्लेन्स वगैरह की कंपनी है, मतलब ठीक है, एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन है। इंडिगो एयरलाइन मान लो दुबई जाती है, ठीक है, दुबई में लैंड भी करेगी। तब भी जो भी जो लोग इंडिगो के एरोप्लेन के अंदर हो गए वो सारे इंडिया के इंडिया की टेरिटरी के ऊपर कंसिडर किए जाएंगे, बेशक जो एरोप्लेन है वो दुबई में लैंड हुआ हुआ है। फिर भी जो भी एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जिस भी जो भी, यू कैन से, वही बात की, ओनर कौन है उस एयरक्राफ्ट का, ओनर कौन है उस शिप का, जहाँ का वो ओनर है वहाँ की वो शिप कंसिडर की जाएगी, ठीक है। ओके। ओके, ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया, दिस इज ऑल डन। ओके, हाँ, ये सब कुछ, हाँ एक और चीज़ है ये। हाँ, अब कई बार ना कई क्वेश्चंस होते हैं, ये अभी ना अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। हाँ, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, इजीली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो और इनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिस करने पे ही आने वाला है, क्योंकि मैं मेजॉरिटी इसमें न्यूमेरिकल्स ही है। जिस दिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिस दिन आपने न्यूमेरिकल करने शुरू कर देना, आपको ये पूरा चैप्टर हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर residents from the rest of the world minus income earned by the non-resident in our domestic territory। अब नेशनल इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट की जाती है? पहली बात, जितने सारे लोगों ने बाहर से पैसा अंदर लाया, ठीक है, अंदर लाया। अब हमारी कंट्री के अंदर भी तो ऐसे लोग बैठे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कई सारे अमेरिकन भी तो बैठे हैं हमारी कंट्री के अंदर। नहीं, एग्जांपल क्या बताऊँ मैं आपको, जिस तरीके से हमारा एक इंडियन बंदा इंडोनेशिया में जाके पैसे लेके आया है, वैसे ही कई सारे दूसरी कंट्री के लोग, मतलब कई सारे लोगों को, मान लो हम अमेरिका से कई लोगों को बुलाते हैं, हम बोलते हैं भाई यार हमें ये मशीन चलाना सिखाओ। कौन आया अमेरिका से? एक बंदा इंडिया आया उस मशीन को हमें सिखाने। वो क्या था, है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट वहीं का, पैसे तो वो इंडिया से वहाँ ले गया ना। जिस तरीके से हमारा इंजीनियर इंडोनेशिया से पैसे इंडिया लाया, वैसे ही एक अमेरिकन बंदा इंडिया से पैसे वहाँ ले गया। अब हम क्या करेंगे, इन दो की इनकम को माइनस कर देंगे। अब जो हमारे पास कुछ बचेगा, मान लो इस बंदे ने, अमेरिकन बंदे ने पैसे कम कमाए, इस अमेरिकन बंदा सिर्फ 50,000 रुपये कमा के ले गया अमेरिका, और जो हमारा इंडोनेशिया से बंदा पैसे लेके आया वो करीब 1 लाख थे। अब उन दोनों को अब जब आप माइनस करो तो आपके पास 50,000 बचेंगे। अब वो 50,000 क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रॉफिट में कौन है? हम। कई बार ऐसा भी हो सकता है जो अमेरिकन रेजिडेंट इंडिया में आया था वो ज़्यादा पैसे लेके गया, और जो इंडियन बंदा है वो, जो बाहर से पैसे ला रहा है वो थोड़े कम हो गए, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये बाकी ये सब कुछ आपको ना बहुत ज़्यादा क्लियर तब होगा जब आप क्वेश्चंस करने लगोगे, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ ये होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। पहली बात, जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो एक चीज़ होता है। कल अगर आपका एग्जाम है तो बस इतना याद रखो, बाकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक चीज़ होते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है? जो डोमेस्टिक इनकम है वो कैसे मिली, कैसे आई, किसको? मान लो एक लेबर था, उसने अगर प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, एक लेबर था, उसने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसने जो प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस किया, जो सर्विस प्रोवाइड की एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही उसकी इनकम बन गई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? जो उसने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड की वही इनकम बन गई, ठीक है। अब उस बंदे के पास जो इनकम थी, इनकम से उसने वही प्रोडक्ट खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी में ऐसे ही हिसाब किताब चलता है, जो बंदा का सामान बनाता है वही आदमी उस सामान को खरीदता है, ठीक है। ये मैंने पीछे वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुआ? एक लेबरर ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रोडक्ट बनाया, उसके बदले उसे उसकी इनकम मिली, ठीक है, इनकम मिल गई। अब उस इनकम का क्या होगा? अब उस इनकम से वापस वो प्रोडक्ट खरीदेगा। मतलब कहने का मतलब क्या, ये गोल गोल प्रोसेस है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा वाइड लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में मैं कहूँगा कि ये एक वाइड प्रोसेस है, एक सर्कुलर प्रोसेस है
कि भाई इनकम बन रही है, उसी इनकम से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, फिर वापस वही प्रोडक्ट बना रहा है, उसके बदले उसे इनकम मिल रही है, ये चला हुआ हिसाब किताब है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो यहाँ पे। दैट इज़ okay, because all the production, I think its production is ultimately converted into the factor income। जितना सारा प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली आपकी फैक्टर इनकम बन जाती है किसी ना किसी तरीके से। ये सब कुछ है, इन दो पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो। इन द फर्स्ट राउंड दे प्रोड्यूस द गुड्स, फर्स्ट राउंड में गुड्स बनाए जाते हैं बाय हायरिंग एंड परचेजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ चीज़ें हायर कर, लोगों को हायर करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सेकंड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू। अब जो वो प्रोडक्ट्स बेचे हैं उससे जो पैसा आया है उसको बांटा जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। वेरी इजी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ, अब आएगा आपका सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक आई वुड से, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ग्रॉस एंड नेट के बारे में पता होना चाहिए, सेकंड चैप्टर में भी किया है। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं यही चीज़ कहूँगा, ग्रॉस में से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो आपके पास नेट बचेगा। जब आप नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस बन जाएगा। ये बेसिक नियम है, इसे यूज़ करोगे तो आपका ये भी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वर्ड को सुनो। अब उस ग्रॉस में से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास एनडीपी बचेगा। क्या बनेगा आपके पास, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब वही बात है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट में जब आप डिप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब आप डेप्रिसिएशन प्लस करो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। इजी, वेरी इजी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को में से जब आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस करोगे तो डिप्रिसिएशन आएगा। अभी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये डीपी, जीडीपी में से डीपी भूल जाओ, एनडीपी में से डीपी भूल जाओ। अपने ग्रॉस और सिर्फ जी और एन को देखो। ग्रॉस में से जब आप नेट को माइनस करते हो तो आपके पास डेप्रिसिएशन बचता है। मैंने जो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, ये चीज़ सेकंड चैप्टर में भी लिखी है, ये हर जगह लिखी हुई है, ठीक है। बहुत ईजी है ये, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना। जीएनपी भाई देखो, अब आपको ना, अब यहाँ पे एक और चीज़ दी है, जीडीपी एट, जीडीपी में से माइनस करो। अब यहाँ पे जीएनपी दिया है। आपने ना जब ग्रॉस को देखना होता है ना, बीच की टर्मिनोलॉजी ये सब कुछ भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ। जब आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है ना, सिर्फ आपको इसकी ज़रूरत है, आपने इसको देखना है, जी को देखना है, ठीक है। बाकी को इग्नोर करो अभी, अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चाहे यहाँ पे NABCDXYZ जो भी लिखा हो, आपने सिर्फ जी देखना है। ग्रॉस को जब आपने नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ये जो बाकी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई है वो एग्जैक्टली वैसी ही रहेगी, ठीक है। वही बात यहाँ पे, जब आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या लिखा है, बस इसमें आपने एन में आपने प्लस कर देना, डेप्रिसिएशन आपके पास जीएनपी आ जाएगा, मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन आपका ग्रॉस बन जाएगा। बाकी जो साइड में लिखा है उसे आप एज इट इज़ कॉपी करके वहाँ लिख सकते हो। हाँ, दीज आर द क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करो। ये बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगैन, अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा पंगा कहाँ होता है, जो हमारा डेप्रिसिएशन है ना, कई क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं लिखा होता। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन होगा कन्वर्ट ग्रॉस टू नेट, वहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह आपके पास कोई और वर्ड होगा, उस वर्ड को क्या कहा जाएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य जो मैंने आपको बताया ये चीज़ डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन के कई सारे नाम होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। डेप्रिसिएशन के कई सारे नाम होते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम है। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये जो ये चारों नाम है ये डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम है, ठीक है एक ही चीज़ है डेप्रिसिएशन ही, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। इसे आप एग्जैक्टली अगर ये आपके कहीं पे भी पेपर में दिया हो, इसको आप एग्जैक्टली मतलब मान लो आपके पेपर में दिया करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी ये है, तो मतलब उसका डेप्रिसिएशन ही है, ऐसे नहीं सोचना कि ये क्या आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रैप वैल्यू ये वो, सो इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं और हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाते हैं, ठीक है। इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नील दी हुई है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, कई बार ना आपके पास डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं दी होती है, आपको बहुत ज़्यादा लंबे प्रोसेस में एग्जामिनर को फंसाना होता है, तो वो क्या करता है, आपको जो मशीन है, जो कैपिटल है आपकी, कैपिटल क्या होती है, एक मशीन, कैपिटल वैल्यू ऑफ द सेट, एक मशीन की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। मान लो एक मशीन खरीदी आपने, कितने की, वो 3500 करोड़ की मशीन है, ठीक है। आपको अभी मशीन की कॉस्ट दी हुई है प्लस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज़्यादा वेग एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। स्क्रैप वैल्यू इज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
भाई 3500 की करोड़ की मशीन है, तो ऐसे तो आ नहीं जाएगी जेब में डाल के कि चलो भाई मशीन घर ले जाते हैं, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, बहुत ज़्यादा लेबर का खर्चा लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्स वाई जेड और खर्चा लगेगा, ठीक है। अब जब इन खर्चों को जब आप हटा दोगे तो आपके पास वैल्यू, इसको बाद में करते हैं, रुक जाओ। पर आपको मैंने बता दिया स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ये वो सो जो एक्स्ट्रा सामान लगता है, ठीक है, फॉर दैट मशीन को घर पहुंचाए, फैक्ट्री के अंदर पहुंचाने तक, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, अब जो एसेट है, जो फैक्ट्री है, उसकी कितनी लाइफ है, वो कितने साल चलेगा। मान लो आप दुकानदार के पास जाते हो, भाई साहब ये गाड़ी है, मान लो नहीं, चलो ठीक, आप दुकानदार के पास गए, ये 35 करोड़ की, 3500 करोड़ की मशीन खरीदने। उस दुकानदार को बोला भाई साहब सुनो यार ये कितने साल चल पड़ेगा, फिर वो बोलेगा आपको कि यार भाई साहब ये 20 साल तो आराम से चल पड़ेगी मशीन, ठीक है। तो दैट इज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ये तीन चीज़ आपके पास पेपर में दी होगी, इसको आपने डेप्री इस इन सब चीज़ों को देख के को यू कैन से यूज़ करके आपको डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। दिस इज नन ऑफ दिस इज डेप्रिसिएशन, बट इन सबको यूज़ करके आपको डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हो कैसे। कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, कितने की मशीन है 3500, ठीक है, उन उसमें से आप माइनस कर दो कि स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब हुआ, जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस खर्चे हुए, आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, आपको वो हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हटा दोगे, तब आपके पास सिर्फ बचेगी किसकी वैल्यू, सिर्फ उस मशीन की वैल्यू, ठीक है। सिर्फ मशीन की वैल्यू बचेगी आपके पास। अब आपके पास मशीन की वैल्यू कितनी बची, आपने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हटा दिया, घर पे आपके पास बिल्कुल घर पे पहुंच गई मशीन। अब उसकी कितनी कॉस्ट बची बनी आपकी, 3000, 3000 करोड़। अब 3000 करोड़ में यहाँ से आप 20 माइनस कर दो, 20 क्या है, कितने साल ये चलेगी, ठीक है। जब आप ये 20 साल डिवाइड कर दोगे इस नंबर से, देन यू विल गेट द डेप्रिसिएशन। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नील है, नील का क्या मतलब होता है कि जीरो है, नील मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो, ठीक है। ओके। अरे ये क्या हो गया। ओके। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, ये अगैन ये इतना ये भी इजी है, बहुत इजी है यार, इतना नहीं सोचना, ठीक है। अब मैं जीडीपी एट एमपी के बारे में बताऊंगा, क्या क्या कन्वर्जन होती है, कैसे कैसे होती है। कई बार ना, अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। देर इज दिस बॉटल ऑफ वाइन। अब मैं वाइन क्यों चूज कर रहा हूँ, मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहा है, मैं वाइन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वाइन में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, जितने अल्कोहलिक आइटम्स होती है इसमें ना टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये बहुत इजीली एक्सप्लेन हो सकता है वाइन के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल करो, वाइन की एक बॉटल बनी, कितने की बनी है वाइन की बॉटल, 600 रुपीज़ की वाइन की बॉटल बनी है हमारे पास, ठीक है। 600 रुपीज़ की वाइन की बॉटल है। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 1000 रुपये का टैक्स लगा दिया, वो कितनी बनी, 1600, 1600 की बॉटल बन गई वो वाइन की। 600 रुपये की जो वाइन की बॉटल थी वो क्या हुई, फैक्टर कॉस्ट। अब जो जिस बॉटल के ऊपर बहुत सारा टैक्स लग के वो 1600 की होगी, अब वो क्या बनी, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आप मार्केट प्राइस जो 1600 की बॉटल है, इससे जब आप टैक्स हटा दोगे, जितना सारा टैक्स है हटा दोगे, तो क्या बनेगा आपका, 1600 की बॉटल से जब आप 1000 रुपये का टैक्स हटा दोगे जो गवर्नमेंट ने लगाया, तो कितने की बनेगी वो, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। मतलब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता, मार्केट प्राइस में जो टैक्स होता है वो भी इंक्लूड होता है। इसलिए जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा ज़्यादा होता है और फैक्टर प्राइस प्राइस हमेशा कम होता है, फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होता है। ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही मतलब है कि जो एक वाइन की बॉटल है उसके ऊपर कितना नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा, कितना नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा, ठीक है। एक 600 की बॉटल पे कितना टैक्स लगा कि वो 1600 की होगी, कितना लगा, आप ये तो इजी कैलकुलेशन है, 1600 में से 600 माइनस कर दो, 1000 बचा, 1000 नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा। अब देखो, अब अगर आपको फैक्टर कॉस्ट बनानी है, मतलब 1600 की जब आपके पास बॉटल पड़ी है, अब आपको 1600 की बॉटल का वापस आपको सोचना है कि यार कितने की बनी होगी यार, फैक्ट्री से वो कितने रुपए की बनी के बाहर बाहर आई होगी ये, ठीक है। तब उस 1600 में से आप सोचोगे यार मेरे को टैक्स पता है यार, इतना टैक्स तो लगा ही होगा इस बॉटल पे। तब आप क्या करोगे, उस मार्केट प्राइस में से जैसे ही आप टैक्स खत्म कर दोगे, वैसे तब आपके पास फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। मार्केट प्राइस, अब आपके फैक्ट्री कॉस्ट बची 600 रुपये की बॉटल पड़ी, अब 600 रुपये की बॉटल के ऊपर जब आप टैक्स लगा दोगे, रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, मार्केट प्राइस बन जाएंगे। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे बनता है, मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस ज़्यादा वाला प्राइस, ठीक है, 1600 वाला प्राइस, 1600 वाले प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट 600 हटा दोगे, बचा 1000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स कितना लगाया सरकार ने, 100 रुपये का, 1000 रुपये टैक्स लगाया, ठीक है। ओके। ये जेन्युइनली इतना टैक्स लगता है वाइन के ऊपर, मैं बोल नहीं रहा, मैंने एग्जांपल इसलिए वाइन का लिया क्योंकि जो जितने सारे अल्कोहलिक आइटम्स होते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। ओके। वाह। ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कई बार ना एग्जामिनर करता है, बहुत बुरा एग्जामिनर होता है यार ये ये क्या करता है कि
इनडायरेक्ट टैक्स दे देता है, सब्सिडी दे देता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट देता ही नहीं है। वो बोलता है भाई तुमको ढूंढते रहो, तुम फंसे रहो पूरा क्वेश्चन करने ही बार बार। तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में से जैसे आप जब आप सब्सिडीज माइनस करोगे, ठीक है, जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस करोगे तब आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर के ऊपर 500 रुपये का टैक्स लगाया। एग्जाम्पल लेते हैं, 500 रुपये का फर्टिलाइजर, मतलब 500 रुपये के खाद का एक कट्टा था, ठीक है, 500 रुपये का फर्टिलाइजर का एक पैक था पूरा, ठीक है, 500 का, सॉरी, 500 का फर्टिलाइजर का एक पैक था। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 500 टैक्स लगा दिया, ठीक है। 500 का वो प्रोडक्ट था, 500 का गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। अब कितना बचा? वो 1000 का बन गया, इतना महंगा बन गया। अब गवर्नमेंट को लगा भाई किसान पे नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सब्सिडी दे दी। सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट ने छूट दे दी, ठीक है। गवर्नमेंट ने छूट कैसे दी? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा करो, हम 500 रुपये सस्ता बेचेंगे। किसको? किसानों को, गरीब किसानों को हम 500 रुपये सस्ता बेचेंगे ये जो फर्टिलाइजर है। तो क्या करेंगे आप? जो टैक्स लगाया ना, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, 500 रुपये का प्रोडक्ट था, 500 रुपये के प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया? गवर्नमेंट ने 500 रुपये टैक्स लगाया। सब्सिडी कितने की दी? 500 रुपये की दे दी। अब इन सब्सिडी, टैक्स और सब्सिडी को जब आप काट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो होगा ना, क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा कि भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो जीरो होगा। अगेन, मान लो जो वो फर्टिलाइज़र है, मान लो वो फर्टिलाइज़र 500 का, ठीक है, जैसे वो फैक्टर कॉस्ट थी उसकी 500। पर इस बार क्या किया गवर्नमेंट ने? इसके ऊपर इस बार भी गवर्नमेंट ने 500 रुपये का उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। 500 रुपये का प्रोडक्ट था, गवर्नमेंट ने 500 रुपये का टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट ने पर सब्सिडी दे दी कितने की? 700 रुपये की। समझे मेरी बात? सब्सिडी गवर्नमेंट ने 700 रुपये की दे दी, सब्सिडी गवर्नमेंट ने 700 रुपये की दे दी। जो टैक्स था, टैक्स गवर्नमेंट ने 500 ही रखा। जो कॉस्ट थी, कॉस्ट गवर्नमेंट ने 500 ही रखी। अब आप 700 माइनस कर दो, 700 आप माइनस कर दो किससे? फैक्टर कॉस्ट जितनी जो थी और टैक्स जितना था उसमें से आप वो माइनस कर दो, सब्सिडीज माइनस कर दो। ठीक है, मेरी बात समझे आप? कहने का मतलब ये है, जब फाइनल मार्केट में जो प्रोडक्ट आया बहुत महंगा, कितना? 1000 रुपये का, 1000 रुपये को गवर्नमेंट ने देख लिया कि किसान नहीं खरीद, गरीब किसान नहीं खरीद पा रहे। गवर्नमेंट ने क्या किया? 700 रुपये को बोला कि भाई तुम लोग 700 रुपये तुम्हारे को छूट दे दी। तो मतलब 700 रुपीज़ तुम्हें नहीं देने, तो अब आपको कितने का वो पड़ा? आपको फर्टिलाइजर का पैक 300 रुपये का पड़ा। ठीक है, कहने का मतलब यही है, इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको सब्सिडीज माइनस करनी होती है। इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको जब आप सब्सिडीज माइनस करते हो तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ईजी एज दैट, इतना ही था इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक दिस इज़ ऑल राइट। ये जो अगला है ये मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, उसके बाद छोटा ही चैप्टर बचा, कुछ ज़्यादा मेन है नहीं इसमें। ये बस आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे पेज बचे, बट इसमें से काम का कमी है, ठीक है। मेजॉरिटी हमने कर लिया जो मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके लिए मैं अगली थर्ड वीडियो लाऊंगा। अगली वीडियो में तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, थर्ड वीडियो में हम एमसीक्यूज नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सो या, थैंक यू गाइस, बाय बाय।